शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र का जो आपका खंड ख है, उसका जो चैप्टर 2 है आपका सांस्कृतिक परिवर्तन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेट करते हुए जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके लिए सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय और इसके आगे के चैप्टर्स देख चुके हैं, वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सारी वीडियोस को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है, संस्कृति किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है। मतलब कि जो संस्कृति होती है वो समाज में होने वाले परिवर्तन को किस प्रकार से प्रोत्साहन देती है, उसका प्रोत्साहन कैसे करती है। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली यही बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, संस्कृति का संबंध उन विचारों, मूल्यों एवं मान्यताओं से होता है जो मनुष्य के लिए आवश्यक माने जाते हैं तथा उनके जीवन को आकार देने में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि संस्कृति का संबंध ऐसे विचारों या फिर ऐसी मान्यताओं से होता है जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। मनुष्य के जीवन को उसके द्वारा जो है आकार प्राप्त होता है या फिर मनुष्य के जीवन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। धार्मिक मान्यताओं का समाज को व्यवस्थित करने के में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, बल्कि समाज को एक व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, उसमें स्थिरता लाने के लिए जो हमारे वहाँ धार्मिक मान्यताएं होती हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स को यूरोप में पूंजीवादी के साथ विकास से जोड़ा था तथा यह दर्शाने का प्रयास किया था कि यह किस प्रकार धार्मिक मान्यताएं दूरगामी आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक होती हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर बौद्ध धर्म के प्रभाव तथा मध्यकालीन सामाजिक संरचना के अंतर्निहित जाति व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक प्रभाव भी भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये सारे कुछ उदाहरण हो जाते हैं जो कि हमें प्राचीन समय से देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए हैं। महिलाओं की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। महिलाओं की स्थिति में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जिनको भी हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन के तौर पर देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, लर्न नहीं करना पड़े आपको। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक शब्द से क्या समझते हैं आप, या आधुनिक शब्द से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर आधुनिक शब्द क्या होता है, ये हमें बताना है। तो आधुनिक शब्द इंग्लिश में बल्कि अंग्रेजी में मॉडर्न शब्द का हिंदी अनुवाद है, बल्कि जो आधुनिक शब्द है ये इंग्लिश में मॉडर्न कहा जाता है, या फिर आधुनिक शब्द अंग्रेजी के शब्द मॉडर्न का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है प्रचलन या फैशन। ये जो भी समकालीन है अर्थात जिसका वर्तमान समय में प्रचलन है वही आधुनिक है। आधुनिक क्या चीज़ होती है, जो कि प्रेजेंट टाइम में नई नई चीज़ें हो रही होती हैं, जो भी हमारे वहाँ प्रचलन चल रहा होता है, जो भी ट्रेंडी, आपने सुना होगा ट्रेंड, सब बहुत ट्रेंड करता है, तो वही चीज़ जो हमारा आधुनिक मतलब आधुनिक कहलाता है। चाहे वह अच्छा हो अथवा बुरा हो, हम उसे चाहते हैं अथवा नहीं चाहते। मतलब कि आधुनिक कोई भी चीज़ हो सकती है, अच्छी भी आधुनिक चीज़ें हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। वो अब हमें भी अच्छी लग सकती है, हमें अच्छी नहीं भी लग सकती, हम उन्हें पसंद भी कर सकते हैं, हम उसे नहीं भी पसंद कर सकते हैं, वो अपने पर डिपेंड करता है। अंग्रेजी भाषा का मॉडर्न शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका प्रयोग 6वीं शताब्दी में समकालीन तथा प्राचीन लेखकों तथा विषयों के में अंतर करने के लिए किया जाता था। तो जो अंग्रेजी का शब्द ये मॉडर्न है, ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। 17वीं शताब्दी में आधुनिकता शब्द का प्रयोग समिति तथा तकनीकी संदर्भ में किया जाने लगा। आज आधुनिकता तथा आधुनिकीकरण सामान्य शब्द बन गए हैं, जिनका प्रयोग तकनीकी, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास की दृष्टि से विकसित देशों की विशेषताओं के लिए किया जाने लगा है। तो मतलब कि जो आधुनिकीकरण, ये सारे शब्द हैं वो बहुत ही ज़्यादा आजकल के टाइम पे प्रचलित हो गए हैं। इनका प्रयोग हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्र हो। आर्थिक संपन्नता तथा राजनीतिक स्थायित्व आधुनिकता के दो प्रमुख उदाहरण या फिर दो प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। बल्कि क्या चीज़, आर्थिक संपन्नता और राजनीतिक स्थायित्व। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखेंगे आधुनिकता से क्या तात्पर्य है, या फिर आधुनिकता किसे कहते हैं। आधुनिक देख लिया हमने, आधुनिक मतलब कि न्यू, मॉडर्न, ये चीज़ आधुनिक। लेकिन अब आधुनिकता क्या होती है ये देख लेते हैं। डेनियल लर्नन के अनुसार, जो बल्कि डेनियल लर्नन है, उन्होंने आधुनिकता के बारे में अपने विचार क्या बताए हैं।
तो आधुनिकता प्रगति, उन्नति की ओर, संपन्नता तथा अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था है। तो इनके द्वारा ये डिफिनीशन दी गई है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा किसके द्वारा कैसी डिफिनीशन दी जाती है, क्योंकि आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाती है। तो एक बार फिर से हम लोग इसे रिपीट करेंगे। आधुनिकता प्रगति, उन्नति की और संपन्नता तथा अनुकूलन की तत्परता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है। ये किसके द्वारा कहा गया है? डेनियल लर्नन के द्वारा। तो आपको लर्न रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एस.सी. डुबे के विचारानुसार आधुनिकता शब्द पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, रूस से संबंधित सामान्य व्यवहारिक अवस्थाओं को व्यक्त करता है। इनका कहना है कि आधुनिकता केवल विकसित समाजों द्वारा पृथक विशेषताओं तथा तत्वों को सतही रूप से अपनाना नहीं है, अपितु इनका सांस्कृतिक प्रतिमानों में घुल मिल जाना ही अनिवार्य है। बल्कि ये लोग सामान्यतः क्या बता रहे हैं कि जो आधुनिकता होती है उसका जो है विकसित समाजों द्वारा पृथक विशेषताओं और तत्वों की सतही रूप से सिर्फ उसको अपनाना ही नहीं होता है कि विकसित क्षेत्र जो हैं वो अपना ले आधुनिकता को, वो उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे वहाँ सांस्कृतिक में प्रचलन चल रहे हैं उनमें घुल मिल जाना। वस्तुतः आधुनिकता विशेष प्रकार के विश्व दृष्टिकोण में निहित है जो मानववाद, व्यक्तिवाद, विज्ञानवाद, समतावाद, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, उद्योगवाद, नियोजन और सतत परिवर्तन जैसे मूल्यों एवं मनोवृत्ति के परिलक्षित होता है। तो ये जो आधुनिकता होती है ये हर क्षेत्र में देखने को मिलती है, चाहे वो मानवतावाद हो, व्यक्तिवाद हो, विज्ञानवाद हो या फिर कैसे भी चीज़ें हों। तो हर जगह आधुनिकता का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। अब है हमारा नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन है वो है आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। आधुनिकीकरण बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिकीकरण एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग सामाजिक परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए विविध प्रकार से किया जाता है। तो जो आधुनिकीकरण है ये आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है। आपने बहुत बार सुना होगा आधुनिकीकरण के बारे में। तो ये क्या है? ये सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं, नए नए परिवर्तन आते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन जो भी लेकिन बेसिकली अच्छे परिवर्तन होते हैं, जो आधुनिक चीज़ें होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं, आधुनिकीकरण। वास्तव में यह एक बहुस्तरीय अवधारणा है तथा इसे अनेक विद्वान औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास से तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के जोड़ने का प्रयास करते हैं। यद्यपि अर्थशास्त्री इसे आर्थिक विकास एवं प्रकृति पर अधिक नियंत्रण के रूप में देखते हैं, तथापि समाजशास्त्री तथा सामाजिक मानवशास्त्री इसे वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज इस शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप विकासशील देश विकसित देशों की विशेषताओं को अपनाते हैं। मतलब कि आधुनिकीकरण का तात्पर्य एक रूप से ऐसे समझे कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो विकासशील देश होते हैं, जो प्रगति के मार्ग पर हैं, जो विकास कर रहे हैं, वो विकसित देशों की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं, उनको अपनाने का प्रयास करते हैं। तो ये बेसिकली आधुनिकीकरण हो जाता है। अर्थात प्राचीन कृषि प्रधान अथवा पूर्व आधुनिक समाजों का आधुनिक समाजों की ओर बढ़ना ही आधुनिकीकरण है। मतलब कि जो प्राचीन प्रथाएं चली आ रही हैं या फिर प्राचीन कृषि करने का तरीका है या फिर कोई भी प्राचीन रीति रिवाज है, उनका नए स्तर पर प्रयोग करना, उनका नया नवीनीकरण करना, ये जो चीज़ है वो हमारी आधुनिकीकरण ही कहलाती है। डुबे के अनुसार, इनके अनुसार जो डिफिनीशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डुबे का शब्द आपने बहुत बार सुना होगा इनका नाम। तो देखते हैं इनके अनुसार आधुनिकीकरण की क्या डिफिनेशन है। तो आधुनिकीकरण वस्तुतः एक प्रक्रिया है, एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था निश्चित रूप से वांछित तकनीकी के स्वरूपों और उससे जुड़ी सामाजिक संरचना, मूल उन्मेष तथा प्रेरक एवं आदर्शों की ओर अग्रसर होती है। तो एस.सी. दुबे के द्वारा आप लोगों ने सुन लिया। तो एस.सी. दुबे द्वारा यह जो परिभाषा थी ये भारतीय संदर्भ को सामने रखकर दी गई थी। तो ये था हमारा आधुनिकीकरण। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया क्यों कहा गया है। तो आधुनिकीकरण को बहुपक्षीय प्रक्रिया क्यों कहा गया है, चलिए देख लेते हैं। वस्तुतः आधुनिकीकरण एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिक आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का अर्थ औद्योगिकरण, अधिक उत्पादन, मशीनीकरण, मुद्रा के महत्व तथा नगरीकरण में वृद्धि इत्यादि से है। तो अगर जो आप
इजी मतलब बहुत आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो आधुनिकीकरण क्या है, उन सभी स्तरों में सुधार करना जिसके द्वारा हम आगे विकसित हो सके, हमारा विकास हो सके, वो सारा कुछ आधुनिकीकरण कहलाता है। तो अब जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है ये बहुपक्षीय होती है, क्योंकि हम लोग आधुनिकीकरण हर क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो हमारे परंपरागत रीति रिवाज हो, चाहे वो मशीनीकरण हो, चाहे वो नगरीकरण हो, चाहे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हो। तो जिस चीज़ को भी हम नए स्तर से देखते हैं, नए नवीनीकरण करने का प्रयोग करते हैं, वो हमारा आधुनिकीकरण के अंतर्गत आ जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का अर्थ ऐसे धर्मनिरपेक्ष एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है जिसमें सभी नागरिक कानून के समक्ष एक समान है तथा उन्हें अपने विचार व्यक्त करने, सरकार चुनने तथा सरकार बदलने की स्वतंत्रता है। सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण से अभिप्राय सामाजिक स्थिरीकरण की एक खुली व्यवस्था से है जिसे अर्जित पदों को महत्व दिया जाता है तथा बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र में आधुनिकीकरण का अर्थ ऐसे परिवर्तनों से है जिसके परिणाम स्वरूप समतावादी और स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलता है। तो विश्वव्यापी दृष्टिकोण का विकास होता है तथा जीवन के सभी पहलुओं जैसे विवाह, धर्म, परिवार तथा व्यवसाय इत्यादि में व्यक्तित्व को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ये थे हमारे आधुनिकीकरण बहुपक्षीय क्यों कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा आधुनिकीकरण के 5 लक्षण बताइए। मतलब कि जो आधुनिकीकरण है इनके किसी हमें 5 लक्षणों की व्याख्या करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिकी प्रक्रिया जो है अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अध्ययन किया है। तो जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, अपने हिसाब से उसका जो है अध्ययन किया है। अतः इसके संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्पनाएं विकसित की गई हैं। अनेक समाज वैज्ञानिक ने हाल ही में इस प्रक्रिया का भाविक अध्ययन एवं विश्लेषण किया, जिनमें डेनियल लर्नर, विल्बर्ट ई मूर, ऑमडन तथा पेई, मैकलिलैंड और श्राम तथा पूल प्रमुख है। तो ये सारे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने आधुनिकी के बारे में अध्ययन किया है। ऐसी दुबे ने इन विद्वानों के विचारों के विश्लेषण के आधार पर आधुनिकीकरण के लक्षण की एक सूची तैयार की है। उस सूची में 12 लक्षण सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें से 5 निम्नलिखित है। पहला क्या है? परानुभूति। दूसरा है गतिशीलता। थर्ड है उच्च सहभागिता। फोर्थ है धन, कार्य, बचत एवं जोखिम लेने के प्रति कई नई मनोवृत्तियाँ। तो अच्छा, तो लास्ट वाला है वो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अनुशासन। तो ये था हमारे कुछ लक्षण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देसाई ने सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण के कौन कौन से लक्षण प्रस्तुत किए हैं। तो देसाई के अनुसार जो है बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। पहला है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। दूसरा है व्यक्ति पुरानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक धारणाओं को तोड़कर नए प्रकार के व्यवहार करना शुरू कर देता है। फोर्थ आ जाता है हमारा सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में व्यावसायिक एवं राजनीतिक कार्यों में भी परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद जो है वो है प्रदत्त परिस्थिति में स्थान पर अर्जित परिस्थिति का महत्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण बताइए। जो आर्थिक क्षेत्र होता है यहाँ पे आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण हमें बताने हैं। तो जो फर्स्ट है वो है आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पे देखते हैं उत्पादन, वितरण, आवागमन तथा संचार हेतु पशु व मानवीय शक्तियों के स्थान पर अमानवीय अर्थात जड़ शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो संचार और आवागमन इसमें है, इसमें बहुत सारे नए परिवर्तन आए हैं। सेकंड है आर्थिक क्रियाओं का आधार परंपरागत स्वरूप नहीं कर रहता, मशीनों, तकनीकी एवं औजारों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा है। इसके अलावा इसमें मतलब कि श्रम प्रधान नहीं रह गया है। अब जो है मजदूरों से कम काम कराया जाता है, इसके बदले जो मशीनें होती हैं, नई नई तकनीक आती हैं, औजार होते हैं, उनके द्वारा अधिक से अधिक काम लिया जाता है। उसके बाद है उच्च तकनीक के परिणाम स्वरूप उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदि में वृद्धि हुई है। आर्थिक कार्य में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि होने लगी। और नेक्स्ट है हमारा औद्योगिकरण में काफ़ी वृद्धि होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। जो उसके बाद क्वेश्चन है हमारा वो है भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाले 2 प्रमुख परिवर्तन बताइए। तो जो भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, इसके परिणाम स्वरूप जो भारत में परिवर्तन हुए हैं उनमें से 2 परिवर्तन। पहला है नवीन वर्गों का उदय। मतलब कि जब हमारे वहाँ आधुनिकीकरण आया तो इसके द्वारा जो हमारे भारत में एक नए वर्ग का निर्माण हुआ, जो कि था नवीन वर्ग। तो जैसे क्या हुआ था, विशेष रूप से मध्यम वर्ग तथा विवर्जन वर्ग का जन्म हुआ था। इसके द्वारा आधुनिक सुविधाओं के कारण सर्वप्रथम उच्च जातियों के लोग ने व्यावसायिक लाभ ही नहीं उठाया, अपितु नौकरशाह एवं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जैसे पदों पर नियुक्ति के कारण अपनी परंपरागत सत्ता को मजबूत
बनाए रखने में सफल रहे। फिर भी इन नवीन मध्यम एवं विशिष्ट जन वर्गों को भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बाद सेकंड है हमारा जनता का राजनीतिकरण। उसके बाद इसके अंतर्गत क्या आता है कि आधुनिकीकरण के कारण आज भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण अत्यंत तीव्र से हो रहा है तथा इससे गांव, जाति, धर्म इत्यादि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। प्रजातंत्र में आधुनिक मूल्यों को पंचायतें एवं प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव सुदृढ़ बना रहे हैं तथा जनता में राजनीतिकरण में राजनीतिक दल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि पश्चिमीकरण क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। तो पश्चिमीकरण जो होता है वो क्या होता है। पश्चिमीकरण पश्चिमी देशों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। तो क्या होता है, ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि पश्चिमी देशों से गैर पश्चिमी देशों में आने वाली जो प्रक्रिया होती है वो हमारी पश्चिमीकरण कहलाती है। पश्चिमी देशों की तकनीकी संस्थाएं, ज्ञान, विश्वासों तथा मूल्यों का प्रभाव गैर पश्चिमी देशों की तकनीकी संस्थाओं तथा ज्ञान मूल्यों पर पड़ता है तथा इन प्रभाव के कारण गैर पश्चिमी देशों में जो परिवर्तन होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एम.एन. श्रीनिवास है, उनके अनुसार जो पश्चिमीकरण है वो क्या है। तो पश्चिमीकरण शब्द से अभिप्राय किसी पश्चिमी देश के साथ दीर्घकालिक संपर्क के परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तन से है। तो इन्होंने क्या बताया है एम.एन. श्रीनिवास ने कि पश्चिमीकरण शब्द का अभिप्राय हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी पश्चिमी देश में दीर्घकाल तक बल्कि अधिक समय तक प्रभाव में रहने के कारण जो भी हमारे गैर पश्चिमी देशों में परिवर्तन आते हैं वो हमारे पश्चिमीकरण कहलाते हैं। 150 वर्षों में अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तन के लिए जो है उन्होंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है और यह शब्द प्रौद्योगिक संस्थाओं, विचारधाराओं, मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। तो ये थे कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका पार्ट 2 भी बनेगा, क्योंकि ये अगर जो हम लोग के पास अभी बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं, अगर जो हम लोग इसमें देखेंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसके जो आगे क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर जो भी आपका डाउट हो वो आप बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगर जिसका सेकंड पार्ट आए तो आपको तुरंत मिल जाए। तो अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।